गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 5। ठीक है, आप क्लास 10। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। तो टॉपिक जो कवर करेंगे हम वो होगा फर्स्ट टॉपिक ओम्स लॉ को हम पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था, डिटेल में स्टडी करेंगे। रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, रियोस्टैट और वेरिएबल रेसिस्टेंस क्या होता है ये जानेंगे। फिर रेसिस्टेंस किन फैक्टर पे डिपेंड करता है उसको पढ़ेंगे, और फिर रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक पाइप है। ठीक है, इस पाइप में मान लीजिए कि नल खोल के पाइप से पानी पटाया गया था, उस पाइप को हॉरिजेंटली फ्लोर पे छोड़ दिया गया। तो उस पाइप पे कुछ ना कुछ पानी रहता है। तो अभी तो फ्लो करता हुआ नहीं दिख रहा है पानी। इस पे दो पॉइंट ले लेते हैं, एक ए और एक बी। तो पाइप की पोजीशन के बारे में बोले तो हाइट ऑफ ए और हाइट ऑफ बी क्या है, सेम है ना। तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ ए और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एट पॉइंट बी इज सेम। यानी पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो पोजीशन से रिप्रेजेंट करता है, दोनों का पोजीशन सेम है तो दोनों का पोटेंशियल भी क्या है, सेम है। इस केस में अगर देखा जाए तो नो फ्लो है ना, वाटर का फ्लो नहीं हो रहा है। यानी पोटेंशियल दोनों का, पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट बी बराबर है, तो कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है। यानी बोल सकते हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जैसे ही पॉइंट ए को लिफ्ट करते हैं है ना, पाइप को थोड़ा ऊपर उठाते हैं तो क्या होता है, पानी फ्लो करता है। यानी इस केस में क्या कि हम हाइट ऑफ ए को इंक्रीज कर दिए, और हाइट ऑफ ए को इंक्रीज करने से पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी एट बी उतना ही था, तो इसके कारण क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। ठीक है, सेटअप हो गया। और इन दोनों पॉइंट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, इस कारण से क्या हुआ, वाटर फ्लो किया। इसी पॉइंट को हम क्या करते हैं, और लिफ्ट करते हैं। ठीक है, इस बार क्या हुआ, ऐसा करने से और ज़्यादा वाटर फ्लो किया। यानी हाइट ऑफ ए इज़ मच ग्रेटर देन हाइट ऑफ बी दिस टाइम। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो गया, वो भी बढ़ गया। और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया तो उसके कारण क्या हुआ, मोर वाटर फ्लोज। ठीक है, ज़्यादा पानी फ्लो किया। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकला कि मोर इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, मोर द फ्लो ऑफ वाटर। यानी पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्लो ऑफ वाटर के। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है। और ऐसा ही होता है करंट के केस में। ठीक है, हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो अमाउंट ऑफ चार्जेस जो फ्लो करेंगे वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इस कारण पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर के। ठीक है, अब इसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू थोड़ा डेटा कलेक्ट करते हैं और इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक बैटरी है, एक आर्म मीटर है, एक वायर है जिसका कुछ रेसिस्टेंस है, नाइक्रोम वायर कंसीडर कर लेते हैं, और वोल्ट मीटर है, और एक रियोस्टैट है। तो इसको अब हम सर्किट को कंप्लीट करेंगे। तो सर्किट को सबसे पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। सर्किट को कंप्लीट करने के बाद ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हो गया। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को आर्म मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। आर्म मीटर के नेगेटिव टर्मिनल को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया, और वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल को रियोस्टैट के अपर एंड से कनेक्ट किया गया। ठीक है, अब हम की ऑन करेंगे। ठीक है, की इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, स्विच ऑन हो जाएगा। स्विच ऑन होगा तो फ्लो करेगा करंट। रियोस्टैट का काम क्या है, रियोस्टैट का काम ये है रेसिस्टेंस को वैरी करना। और रेसिस्टेंस वैरी होने के कारण जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, रेगुलेट हो जाता है। इसको हम लोग आगे देखेंगे कि ये कैसे होता है। बट फिलहाल रियोस्टैट क्या है, ये एक तरह से वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम कर रहा है। ठीक है, उसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी प्रोवाइड कर रहा है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। जैसे स्विच ऑन किया करंट फ्लो करने लगा है ना, करंट का डायरेक्शन शो किया गया। अब हम लोग रीडिंग नोट करते हैं। तो रीडिंग नोट करने के बाद हमारे पास जो रीडिंग आता है वो हम लोग देखते हैं। तो आर्म मीटर का रीडिंग जब 0.3 है तो वोल्ट मीटर का 0.6 वोल्ट है। और यहाँ पे अगर हम रेशियो निकालते हैं V/I तो वो आता है 2। फिर दूसरा रीडिंग नोट करते हैं तो आर्म मीटर में 0.5 एम्पियर रीडिंग आता है, तो वोल्ट मीटर में 1 वोल्ट आता है। और उसके बाद जो रेसिस्टेंस निकालते हैं वो आता है 2 डिवाइड करने पे V/I।
है ना। मतलब रेसिस्टेंस अभी नहीं समझिए, अभी समझिए कि V/I निकाल रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं तो 0.7 लेते हैं आम मीटर में रीडिंग, तो वोल्ट मीटर में 1.4 आता है एंड सो ऑन। तो हर केस में हम देख रहे हैं कि V/I क्या है, सेम है। और जैसे जैसे आम मीटर में करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे वोल्ट मीटर में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है ना। तो इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए ये वर्टिकल जो है उसको हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी इस पर हम पोटेंशियल डिफरेंस को लिखेंगे और इस लाइन पे हम लोग करंट को लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे करंट की वैल्यू को रखेंगे। तो सबसे पहले इनिशियल पॉइंट 0 हो गया, फिर करंट के वैल्यू को रखा जाए तो 0.2, इंटरवल लेते हैं 0.2 का, तो 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1 एम्पियर, ये करंट की वैल्यू हो गई। इसी तरह वोल्ट मीटर में ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हो गई वोल्ट में, ठीक है। अब जो पहला पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 0.3 एम्पियर और 0.6 वोल्ट को, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.5 एम्पियर और 1 वोल्ट को। तो दूसरा पॉइंट हम प्लॉट करते हैं, इसी तरह थर्ड पॉइंट प्लॉट करते हैं, फोर्थ प्लॉट करते हैं और फिफ्थ प्लॉट करते हैं। और जब हम इन सबको एक लाइन से मिलाते हैं तो पता चलता है ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, यानी V और I के कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्राफ है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। और ये स्ट्रेट लाइन इस बात को बता रहा है कि जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I भी बढ़ेगा, यानी V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ, ठीक है। वो ग्राफ भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब ओम्स लॉ इसी बात को स्टेट इस तरह से करता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंड्स ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर, यानी एक मेटालिक वायर दिया जाए तो उसके इंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। वो पोटेंशियल डिफरेंस उससे जितना करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो करंट का जो फ्लो है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। जस्ट लाइक जैसे हम पाइप में के केस में कर रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस को हम बढ़ा रहे थे तो मोर वाटर फ्लो कर रहा था, तो यहाँ भी वही काम होगा, ठीक है। प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेंस द सेम, लेकिन टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो इसी को हम लोग लिखते हैं V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और दैट इज़ V इक्वल टू IR। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, यहाँ R क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम कहते हैं नोन एज रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है आपको पता होगा। तो रेसिस्टेंस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, है ना। यानी किसी भी कंडक्टर में बहुत सारे एटम्स होते हैं, है ना, और जब इलेक्ट्रॉन उससे फ्लो करता है तो उस इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश की जाती है, और जिस कंडक्टर में ज़्यादा टेंडेंसी है उस इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की, वो क्या होता है, उसका रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा होता है। यानी रेसिस्टेंस मतलब चार्ज के फ्लो को कम करने की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ओमेगा। ये जो सिंबल है ये ओम को रिप्रेजेंट करता है, तो आपसे हम रेसिस्टेंस को इसी तरह से इसी यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन डिफिनीशन के लिए बनाया गया है। तो फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड्स इज़ 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट इज़ 1 एम्पियर। यानी हमें एक कंडक्टर दिया गया जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है एंड करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर। तो हमें निकालना है रेसिस्टेंस, हम डायरेक्टली फार्मूला लगा देंगे और हमारा फार्मूला हो जाएगा V इक्वल टू 1 वोल्ट है, I इक्वल टू 1 एम्पियर है, हमें R निकालना है तो V इक्वल टू IR। तो यहाँ से R का वैल्यू लिख सकते हैं V/I, जहाँ पे V की वैल्यू है 1 वोल्ट एंड I की वैल्यू है 1 एम्पियर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1 ओम, ठीक है। तो यहाँ से हम 1 ओम का डिफिनीशन देख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। 1 ओम इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, है ना, यानी उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस है 1 ओम इन विच पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड्स इज़ 1 वोल्ट, यानी जिसके एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट एंड करंट उससे कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर। तो उसका जो उस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 1 ओम, ठीक है। अब हमारे पास ये फार्मूला आ चुका है, हमारे पास V इक्वल टू आई आ रहा है, जिसको हम R इक्वल टू VI के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं।
एक टेबल बना लेते हैं आर का, एक टेबल भी का और एक टेबल आई का। दैट इज़ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी बाई आर। अब यहाँ पे हम आर की वैल्यू लेते हैं 4 ओम, भी की वैल्यू लेते हैं 24 वोल्ट। ठीक है, तो आई इक्वल टू होता है भी बाई आर। तो आप यहाँ से क्लियरली बता सकते हैं कि आई की वैल्यू क्या आएगी, तो आई की वैल्यू आएगी 6 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं 6 ओम रेसिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं 24 वोल्ट। अगेन अगर देखते हैं आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आता है 4 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट 12 ओम रेसिस्टेंस की वैल्यू लेते हैं, वोल्ट की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 24 वोल्ट लेते हैं और आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आता है 2 एम्पियर। अगेन आगे देखते हैं हम लोग, तो 24 ओम रेसिस्टेंस और वोल्ट की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितने हो गए 24 वोल्ट और यहाँ पे करंट की वैल्यू आ रही 1 एम्पियर। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे कि पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम सेम रखें और रेसिस्टेंस को वैरी करें तो करंट भी चेंज होता है ना, जैसा कि हम स्टार्टिंग में कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि आर को इंक्रीज किया जाएगा तो आई क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कब, जब वोल्टेज कांस्टेंट होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जब क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आर को बढ़ाते जा रहे हैं 4, 6, 12, 24, आई क्या हो रहा है, घटते जा रहा है 6, 4, 2, 1। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं रेसिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बात समझ चुके हैं कि रेसिस्टेंस को चेंज करके करंट की वैल्यू चेंज की जा सकती है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तब भी। ठीक है, तो एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस द करंट थ्रू अ रेसिस्टर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेसिस्टेंस। अब यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है, द कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज़ कॉल्ड वेरिएबल रेसिस्टेंस, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि करंट को रेगुलेट कर सकते हैं बिना वोल्टेज में चेंज किए हुए, और जिस कंपोनेंट की मदद से करते हैं ये काम, वो कंपोनेंट होता है वेरिएबल रेसिस्टेंस, वो होता है रियोस्टेट, है ना। क्योंकि रियोस्टेट में हम लोग रेसिस्टेंस चेंज करते हैं और रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते हैं तो करंट की वैल्यू अपने आप चेंज हो जाती है ना। और वहाँ पे वोल्टेज सोर्स सेम रहता है तब भी। तो रियोस्टेट एक डिवाइस है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट को रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन रियोस्टेट में करते क्या है एक्चुअल में, उसमें हम रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते हैं और करंट की वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है बाय द सेम लॉजिक। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक सर्किट लेते हैं अगेन और कुछ पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगेन ये आर्म मीटर है और एक्स और वाई जो है ये टर्मिनल, यहाँ पे कुछ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कंपोनेंट्स लिख रहे हैं और यहाँ पे करंट लिख रहे हैं। मान लीजिए कि हमने क्या किया, नाइक्रोम वायर को कनेक्ट किया। ठीक है, तो नाइक्रोम वायर को करंट कनेक्ट किया तो यहाँ से कुछ ना कुछ करंट फ्लो किया। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट केस में टॉर्च बल्ब को एक्स और वाई के बीच में कनेक्ट कर रहे हैं। इस केस में करंट को मेजर करते हैं तो हमें पता चलता है करंट की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, नाइक्रोम वायर के केस में ज़्यादा था, टॉर्च बल्ब जब कनेक्ट किया गया उसी दोनों टर्मिनल के बीच में तो करंट का वैल्यू जो है वो कम हो गया, आर्म मीटर के रीडिंग से पता चला। फिर 10 वाट का बल्ब लिया गया तो फिर देखा गया कि करंट की वैल्यू और भी कम हो गई। तो यहाँ से पता हमें ये चल रहा है कि हम लोग कंपोनेंट अगर चेंज करेंगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि करंट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स। सर्किट वही है ना, वोल्टेज सप्लाई भी सेम है, बट जो कंपोनेंट है जिसके थ्रू करंट फ्लो करना है उसको चेंज करने से करंट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब आपको सोचना है ऐसा क्यों हो रहा है, करंट जो है वो चेंज क्यों हो रहा है कंपोनेंट के चेंज करने से। तो हो ये रहा है कि कंपोनेंट के चेंज करने से एटम्स जो हैं वो चेंज हो जा रहे हैं, उसके इनसाइड एटम्स, और एटम्स ही हैं जिसके कारण क्या होता है, रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेसिस्टेंस प्रोवाइड होता है ना। क्योंकि एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं करने देते। नॉर्मली देखा जाए तो रूम टेम्परेचर पे सारे इलेक्ट्रॉन्स, लगभग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर में फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, और वायर से कनेक्ट करने के बाद वो फ्लो करना चाहते हैं। बट एटम्स जो हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो एटम्स पॉजिटिव चार्ज हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उससे निकल गया,
और वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपने तरफ पुल करने की कोशिश करता है, और जो जितना ज़्यादा पुल करने की कोशिश करता है उसका उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है, ठीक है। तो इस बात को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एज वी नो दैट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। एंड इट्स मोशन इज रेसिस्टेड बाय द अट्रैक्शन ऑफ एटम्स अमंग विच दे मूव, है ना। जिस भी मटेरियल के अंदर वो मूव कर रहे हैं, उस मटेरियल के अंदर जो एटम है वो क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन की मोशन को या फ्लो को रोकने की कोशिश करते हैं, और जो जितना ज़्यादा रोकने की कोशिश करेगा उतना ज़्यादा उसका रेसिस्टेंस, और उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस उतना कम करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगा। तो चलिए, तो यहाँ से एक डिफिनीशन आया, एक डिफिनीशन जो नोट कर सकते हैं हम लोग, डिफिनीशन नहीं मतलब एक कॉन्सेप्ट, अ कंपोनेंट विच हैज़ लो रेसिस्टेंस इज़ गुड कंडक्टर, यानी जिसका रेसिस्टेंस कम है वो गुड कंडक्टर है। क्लियर सी बात है, रुकावट कम होगा तो अच्छा कंडक्टर होगा। और कंडक्टर हैविंग सम रेसिस्टेंस इज़ कॉल्ड अ रेसिस्टर, और एक कंडक्टर जिसका कुछ रेसिस्टेंस है, कुछ रेसिस्टेंस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टर। एंड अ कंपोनेंट विच हैज़ हाई रेसिस्टेंस इज़ पुअर कंडक्टर, और वैसा कंपोनेंट जिसका रेसिस्टेंस बहुत ही हाई हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पुअर कंडक्टर। और अ कंपोनेंट विच हैज़ हाइयर रेसिस्टेंस इज़ इंसुलेटर, और वैसा कंपोनेंट जिसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। यानी वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को मतलब मोशन प्रोवाइड ही नहीं करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को फ्लो ही नहीं करने देता है। इस तरह से आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं हम लोग रेसिस्टेंस को लेके, ठीक है। मान लीजिए ये वायर है, और वायर के अंदर ये एटम्स है, ठीक है। एक कोई कंडक्टर है, उसके अंदर का एटम्स है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो क्या होता है। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स इससे फ़्लो करना चाहते हैं, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन्स को तो ये फ़्लो करने नहीं देगा क्योंकि उतना पाथ है नहीं। तो ये कंसीडर करता है, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन को फ़्लो करने देता है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो करते हैं इस केस में, तो इस टाइप से कुछ मोशन होता है और ये फ़्लो करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, इसके लेंथ को बढ़ा दे रहे हैं। लेंथ को बढ़ाने से क्या हो रहा है कि अभी भी क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही है, तो इलेक्ट्रॉन तो 2 ही इसके अंदर से फ़्लो कर पाएगा, लेकिन जो एटम्स इसके पाथ में आ रहे हैं वो इंक्रीज़ हो गया। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा तो उसके पाथ में ज़्यादा एटम्स आ रहे हैं, तो ज़्यादा एटम्स आने का मतलब क्या है, ज़्यादा रुकावट। तो इस बात को हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर हमने क्या किया, इंक्रीज किया। तो नंबर ऑफ एटम्स इनकाउंटर्ड इन द पाथ, यानी रास्ते में जो इलेक्ट्रॉन के मोशन के रास्ते में जो एटम्स आ रहे हैं वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलाउड टू फ्लो इन द गिवन पाथ, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना फ्लो करना चाहिए था वो 2 ही हैं दोनों केस में, है ना, तो सेम है। और इस कारण से क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, एटम्स ज़्यादा हो गए हैं, रास्ते में ज़्यादा एटम्स आ गए, यानी रुकावट ज़्यादा हो गया। तो क्लियर सेंस निकलता है यहाँ पे कि लेंथ ऑफ कंडक्टर को इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझते हैं। रेसिस्टेंस इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ एटम्स इन द पाथ एज मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिस्ट्रेन्ड बाय अट्रैक्शन ऑफ एटम्स, है ना। फर्स्ट केस में कम एटम्स आ रहे थे पाथ में तो कम रुकावट था, सेकेंड केस में ज़्यादा एटम्स आए तो ज़्यादा रुकावट हुआ, और ज़्यादा रुकावट मतलब ज़्यादा रेसिस्टेंस, यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर हम इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अगेन ये वही कंडक्टर है, ठीक है। इस बार भी इसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है और इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो ये तो आपने पिछले स्लाइड में देखा ही था। अब हम क्या करें, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा रहे हैं, लेंथ को नहीं बढ़ा रहे, क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा रहे हैं, यानी थिकनेस को बढ़ा रहे हैं। अब थिकनेस को बढ़ाने के बाद होगा क्या कि जैसे फर्स्ट केस में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए अलाउ मिला था, है ना, परमिशन मिल रहा था। अब थिकनेस बढ़ाने से नंबर ऑफ एटम्स बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करने का टेंडेंसी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। कि फर्स्ट केस में थिकनेस
कम था इसलिए 2 ही इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे, इसमें 3, यानी 6 में से अब 3 कर रहे हैं। फर्स्ट केस में 6 में से 2 ही कर रहे थे। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से फ्लो होगा। ठीक है, अब देखिए इस केस में अगर हम इसको एनालिसिस करते हैं तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर हमने क्या रखा है, सेम, और नंबर ऑफ एटम्स इनकाउंटर इन द पाथ, अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो लेंथ इंक्रीज नहीं किया है, तो इसलिए जो नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होंगे, है ना। जो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में आ रहे उसकी बात करें, ठीक है, तो वो क्या है, सेम। टोटल नंबर ऑफ एटम्स तो बढ़ा ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलाउड टू फ्लो इन द गिवन पाथ। अब पाथ का साइज इंक्रीज हो गया है, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे, यानी 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे, यानी 4 लोगों को रोक दिया जा रहा था। अब क्या किया जा रहा है, 6 में से 3 को फ्लो करने दिया जा रहा है और 3 को रोक दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइम क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलाउड टू फ्लो इन द गिवन पाथ इंक्रीजेज। तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट केस में 4 इलेक्ट्रॉन को रोका जा रहा था और सेकंड केस में कितने इलेक्ट्रॉन को रोका जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन को रोका जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि रेसिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, है ना, क्योंकि पहले 4 को रोका जा रहा था, अब 3 ही को रोका जा रहा है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया को हम इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज़ कर जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रेसिस्टेंस डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन एरिया एज इट अलाउड रेसिस्टेंस टू लेस नंबर ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यानी फर्स्ट केस में कितने को रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था, 4 को, 2 को अलाउ कर रहा था, और सेकंड केस में 6 में से 3 को अलाउ किया और 3 को ही रेसिस्टेंस प्रोवाइड किया, यानी रेसिस्टेंस डिक्रीज हो गया ना। तो हम बोल सकते हैं इस पॉइंट को कि रेसिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ये जस्ट एनालॉगी था, एक्चुअल सिनेरियो नहीं था, बट ये उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो 2 फैक्टर तो हमने पढ़ लिया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। अब इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें क्या पता चलता है। तो अगेन की है, बैटरी है, आममीटर है ना, वही कनेक्शन है, और यहाँ पे एक एक्स पॉइंट ले लिया गया, यहाँ पे वाई पॉइंट ले लिया गया। अब इन दोनों के बीच में कुछ कंपोनेंट्स को कनेक्ट किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मटेरियल ऑफ द वायर लिखेंगे, यहाँ पे लेंथ ऑफ द वायर लिखेंगे, यहाँ पे थिकनेस ऑफ द वायर लिखेंगे, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर लिखेंगे, और यहाँ पे आममीटर रीडिंग लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मटेरियल ऑफ द वायर हम लेते हैं नाइक्रोम, यानी नाइक्रोम वायर को एक्स और वाई के बीच में कनेक्ट करते हैं, जिसका लेंथ कितना है, एल, और इसका थिकनेस यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए, और इसके बाद आममीटर में जो रीडिंग नोट किया जाता है वो कितना है, एक्स। क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, नाइक्रोम वायर अगेन ले रहे हैं और बस इस बार लेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। लेंथ क्या हो गया, 2L, यानी एक्स और वाई के बीच में जो इस बार कनेक्ट किया जा रहा है वायर, उसका लेंथ डबल है, थिकनेस वही है। उसके बाद जो रीडिंग नोट किया जाता है, रीडिंग पता चलता है कि रीडिंग क्या हो जाता है, हाफ, यानी लेंथ बढ़ा तो आममीटर का रीडिंग घटा, यानी करंट का वैल्यू घटा। और ये क्लियर है क्योंकि लेंथ बढ़ा तो एटम्स रास्ते में ज़्यादा आएंगे, एटम्स ज़्यादा आएंगे, रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, और रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट फ्लो कम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या कर रहे हैं, इस बार लेंथ एल लिए और थिकनेस को इस बार बढ़ा दिए। तो थिकनेस को बढ़ा दिए तो अब ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करेगा पाथ करने के लिए, फ्लो करने के लिए, है ना। तो इस बार क्या हो गया, इस बार रेसिस्टेंस घट गया। तो रेसिस्टेंस घट गया तो आममीटर में रीडिंग होगा जो करंट का वो बढ़ जाएगा, वो कितना होगा, 2x। और नेक्स्ट हम लोग कॉपर लिए, ठीक है, मटेरियल कौन सा लिए, कॉपर, यानी कॉपर वायर को कनेक्ट कर दिए। तो कॉपर वायर को कनेक्ट करने से तो एटम ही चेंज हो गया, है ना। तो लेंथ एल है और थिकनेस ऑफ द वायर ए है, और इस बार जो रीडिंग होता है वो कितना होता है, जेड, मतलब कुछ और ही रीडिंग होता है। ठीक है, और ये जेड की वैल्यू यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जेड इज़ ग्रेटर देन एक्स। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नाइक्रोम का रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है कॉपर से, तो कॉपर वायर कनेक्ट करेंगे तो करंट का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये बात क्लियर है कि पहला लेंथ को चेंज करेंगे तब रेसिस्टेंस चेंज करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करेंगे तब रेसिस्टेंस चेंज करेगा, और मटेरियल को ही चेंज कर देंगे तब भी रेसिस्टेंस चेंज कर जाएगा। यानी कंक्लूजन नंबर 1, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे लेंथ बढ़ेगा।
लेंथ बढ़ेगा, रेसिस्टेंस लेंथ को बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस बढ़ेगा। सेकंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को घटाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और थर्ड, रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। यानी 3 पॉइंट क्लियर हो गया। एक और पॉइंट है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी क्या होता है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये अभी हमने पढ़ा है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। नेक्स्ट, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। एंड फ्रॉम 1 and 2 R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो R इक्वल टू क्या होगा, रो L बाई ए। ये जो सिंबल है इसको हम लोग रो पढ़ते हैं, ठीक है, RHO रो, ठीक है। वेयर रो इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज रेसिस्टिविटी, और ये रो ही जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। द रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड इज रेसिस्टिविटी। यानी यूनिट वॉल्यूम अगर हम लेते हैं किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मटेरियल का, और वो जितना रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है ना, उस रेसिस्टेंस को मेज़र किया जाए तो वो क्या कहलाएगा, रेसिस्टिविटी। और इसको और अदर वर्ड में हम लोग इस तरीके से भी स्टेट करते हैं कि रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज़ द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मटेरियल। बोलने का मतलब ये हुआ, अगेन वही, कि अगर हम यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया वाले मटेरियल का अगर 1 मीटर लेंथ लें, यानी यूनिट लेंथ लें को कंसीडर करें, और उसके बाद मेजर करें कि वो कितना रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी डिपेंड, यानी दोनों किस किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। तो इसको एक टेबल के थ्रू समझते हैं। एक तरफ फैक्टर्स लिखेंगे, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। तो फैक्टर्स है लेंथ ऑफ वायर, आपको पता है रेसिस्टेंस लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करता है, यस और नो, यू आर राइट, यस, है ना। यानी लेंथ ऑफ वायर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ता है, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन रेसिस्टिविटी की बात करते हैं, रेसिस्टिविटी लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। तो रेसिस्टिविटी को थोड़ा अच्छे से समझते हैं, तब हम इस बात का आंसर दे पाएंगे। रेसिस्टिविटी जो होता है ना, ये जो ब्लॉक दिख रहा है, ये 1 मीटर क्यूब का ब्लॉक है मान लीजिए, और ये जितना रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ना इलेक्ट्रॉन को या फ्लो ऑफ चार्जेस को, वही रेसिस्टिविटी होता है, ठीक है। यानी रेसिस्टिविटी को इससे मतलब है ही नहीं कि कितना लेंथ ऑफ द वायर है, कितना नहीं है ना। उसको बस उसके एक यूनिट वॉल्यूम से मतलब है, चाहे आप वायर लंबा लीजिए या छोटा लीजिए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड इज रेसिस्टिविटी, ठीक है। और ये जो यूनिट वॉल्यूम है वो क्या है, ये ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वॉल्यूम को, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि लेंथ बढ़ाने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमको तो मेजर बस यूनिट वॉल्यूम का ही करना है रेसिस्टेंस, क्योंकि रेसिस्टिविटी भी रेसिस्टेंस ही है, बट यूनिट वॉल्यूम का, मटेरियल के यूनिट वॉल्यूम का। तो नो, लेंथ ऑफ द वायर पे रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो इस पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, यस, एंड रेसिस्टिविटी अगेन नो। क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि लेना तो यूनिट वॉल्यूम ही है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओ घटाओ उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमको तो यूनिट वॉल्यूम का ही रेसिस्टेंस मेजर करना है। नेक्स्ट देखा जाए तो नेचर ऑफ द मटेरियल, ऑब्वियसली रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, और रेसिस्टिविटी इस बार डिपेंड करता है, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम जो है नाइक्रोम का वो अलग रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उसमें अलग एटम्स होंगे, और कॉपर का यूनिट वॉल्यूम उसमें अलग एटम्स होंगे तो अलग रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यानी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स का है वो चेंज हो जाएगा हर एक दोनों केस में। तो इसलिए यस, रेसिस्टिविटी डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मटेरियल पे। एंड टेम्परेचर, ऑब्वियसली टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो फास्ट होगा, ठीक है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, आपको भी पता है। तो इसलिए रेसिस्टेंस इस पे डिपेंड करेगा, और रेसिस्टिविटी भी डिपेंड करेगा, क्योंकि ये 1 यूनिट वॉल्यूम भी अगर लेते हैं तो उसमें भी जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो भी उनका भी मोशन में चेंज आएगा, मतलब उनकी भी मोशन में चेंज आएगा टेम्परेचर की चेंज करने के कारण, इसलिए रेसिस्टिविटी भी चेंज करेगा, क्लियर। अब एक पॉइंट को और थोड़ा समझ लेते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होता है, ओम मीटर,
ये बात को याद रखना है कि रेसिस्टिविटी को मेजर हम कैसे करते हैं, ओम मीटर में। और एक एग्जांपल से थोड़ा समझते हैं रेसिस्टिविटी को। इफ़ रेसिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम वायर इज़ 1.5 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर लेते हैं, यानी वायर तो फिक्स होता है ना, उसका क्रॉस सेक्शन तो हम चेंज नहीं करते, उसका हम लेंथ ही चेंज करते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो मान लीजिए क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिट एरिया ले रहे हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं लेंथ को चेंज करने से क्या होता है। रेसिस्टिविटी तो 1.5 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर ही है। अब लेंथ ऑफ वायर जो है वो 1 मीटर है, तो रेसिस्टेंस जो है 1 मीटर वायर कितना प्रोवाइड करेगा, 1.5 इंटू 10⁻⁶ ओम। लेंथ ऑफ वायर हम 2 मीटर करते हैं तो रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, 3 है ना, 1.5 इंटू 2 दैट इज 3.0 इंटू 10⁻⁶ ओम। लेंथ ऑफ वायर 3 करते हैं तो रेसिस्टेंस हो जाता है 4.5 इंटू 10⁻⁶ ओम। तो रेसिस्टिविटी जो है यही इसका इम्पोर्टेंस है, यानी हमें अगर रेसिस्टिविटी पता है तो उस वायर का जितना भी लेंथ अगर हम लें, क्योंकि रेसिस्टेंस तो चेंज हो रहा है लेंथ पे, तो उसके लेंथ के अकॉर्डिंग हम उसका रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें रेसिस्टिविटी हमारी हेल्प करता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, कुछ डाउट होगा तो बता दीजिएगा। थैंक यू।